नमस्कार दोस्तों, मैं भरत डंगवाल प्रगति कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो आपका मगध का उत्थान चल रहा है और इसी के अंतर्गत हम जो है आपके किस वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, आपके मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमारी कुछ क्लासें हो चुकी हैं जिसमें सबसे पहले हमने जो था इसमें मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पहला शासक आपका चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा शासक बिंदुसार, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। और इसी में जो अशोक था, अशोक की एक क्लास इस पर हो चुकी है जिसमें हमने उस क्लास में बात की थी कि जो अशोक का शासनकाल है इसे आपके 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला अगर देखा जाए तो इसका जो शासनकाल अर्थात इसके राज्याभिषेक का जो टाइम था वहाँ से लेकर आपके 12वें वर्ष तक जो था इसका पहला आपका शासनकाल माना गया है। और इसके दूसरा शासनकाल जो था आपके इसके राज्याभिषेक के 13वें वर्ष से लेकर आपके 27वें वर्ष तक जो था इसका आपका दूसरा शासनकाल रहता है। और इसके बाद आपका 27 से लेकर आपका 28वें वर्ष से लेकर आपका 41वें वर्ष तक का जो शासनकाल है ये आपका तीसरा शासनकाल माना जाता है। और इसकी हमें कोई भी जानकारी देखने को नहीं मिलती है। और इसमें जो है हम पहली क्लास पढ़ चुके हैं, यानी कि इसका शासनकाल का जो पहला भाग है इसमें इसे आपका चंड अशोक कहा जाता है। इसे चंड अशोक क्यों कहा जाता है ये हम पिछली क्लास में आपका पूरा पढ़ चुके हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं जो इसे हम आपका धम्म अशोक भी इसे कहा जाता है, यानी कि इसका जो दूसरा शासनकाल है इसके राज्याभिषेक के 13वें साल से लेकर आपके कहां तक, आपके 27वें वर्ष तक जो है हम इसी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। अगर इसमें बात करें तो हमें इसकी जो जानकारी देखने को मिलती है वो आपका अशोक जो है इसके अभिलेखों से ही हमें धम्म अशोक की जानकारी देखने को मिलती है। अगर सबसे पहले इसमें देखा जाए तो जो अशोक का अभिलेख है इसे आपका सबसे पहले खोजने का जो श्रेय जाता है वह आपके 1750 ईसा पूर्व में जो टी पैंथलर थे उन्होंने सबसे पहले इसकी खोज कर रखी। तो ये याद रखना है, जो टी आपके पैंथलर थे इन्होंने इसकी खोज कर रखी है। और अगर देखा जाए अभी हम इसके जब स्तंभ लेख पढ़ेंगे तो उसमें आप देखोगे एक आपका दिल्ली मेरठ एक आपका स्तंभ लेख है। तो सबसे पहले आपके इसी को खोजा गया। आप ये कह सकते हो कि 1750 में जो टी पैंथलर थे इनके द्वारा ही जो था आपका अशोक का पहला आपका स्तंभ लेख खोजा गया जिसका नाम क्या है आपका दिल्ली आपका मेरठ। अब इसके बाद देखा जाए तो इसे जब आपके फिरोज शाह तुगलक कहा जाता है कि उसने इसी जो आपका अभिलेख था इसे आपके दिल्ली के एक ब्राह्मण को पढ़वाने का प्रयास किया था, लेकिन वो इसे पढ़ने में आपका असफल हो जाता है। अब पहला सफल व्यक्ति जो इसे पढ़ने में सफल रहता है उन्होंने क्या किया, आपके 1837 में, जिसका नाम क्या है आपका जॉन प्रिंसेप है। तो जॉन प्रिंसेप के द्वारा ही क्या है इसके अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा गया है। और ये याद रखना, ये आपका स्तंभ लेख जिसे आप दिल्ली टोपरा के नाम से जानते हो, अभी आगे चल के बात करेंगे कि इसे दिल्ली टोपरा क्यों कहा जाता है, दिल्ली मेरठ क्यों कहा जाता है, जब हम इसके स्तंभ लेख अभी पढ़ेंगे। तो अभी आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले इसे पढ़ने का जो प्रयास था वो आपका फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में एक ब्राह्मण ने किया, लेकिन वो यहाँ पर असफल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपका 1837 में सबसे पहले आपकी सफलता जो प्राप्त होती है इसके अभिलेखों पढ़ने में वो आपका जॉन प्रिंसेप थे। उन्होंने दिल्ली टोपरा जो आपका स्तंभ लेख था इसे आपका सबसे पहले पढ़ रखा। और ये याद रखना, इसके सहायक के रूप में जो था अलेक्जेंडर जो कनिंगम थे वो आपके इसके सहायक के रूप में थे, किसके, आपके जॉन प्रिंसेप के। अब इसमें देखा जाए तो इसमें आपके अभिलेख में एक प्रियदर्शी राजा का नाम देखने को मिलता है, अर्थात अशोक का नाम यहाँ पर प्रियदर्शी देखने को मिलता है। तो जो आपका जॉन प्रिंसेप है ये इसका जो संबंध है वो श्रीलंका के राजा तिष्य से जोड़ते हैं, लेकिन बाद में एक अंग्रेज अधिकारी टर्नर जिनका नाम होता है वो इनकी गलती को सुधारते हैं। वही बताते हैं कि जो यहाँ पर तिष्य को प्रियदर्शी कहा जा रहा है वो आपका प्रियदर्शी कौन है, आपका अशोक है। तो आप इसमें इतना याद रखना कि सबसे पहले जो खोज रखा है, खोजने का श्रेय आपके पादरी टी पैंथलर को जाता है, यानी कि टी पैंथलर को जाता है। और उसके बाद पहले पढ़ने का जो प्रयास था वो आपके फिरोज शाह तुगलक ने किसी ब्राह्मण से करवाया था, लेकिन सफल जो हो रखा है वो कौन हो रखे, आपके जॉन प्रिंसेप इसमें आपके सफल हो रखे। अब तीसरा पॉइंट अगर इसमें देखा जाए, जो आपके अशोक के अभिलेख हैं इनकी अगर भाषा देखी जाए तो इसमें भाषा हमें आपके प्राकृत भाषा देखने को मिलेगी। ये याद रखना, इसी को हम आपके अर्धमगधी के नाम से भी जानते हैं। तो अशोक के अभिलेखों की जो भाषा है वो कौन सी है, आपके प्राकृत भाषा है। अब अगर इसमें आपकी लिपियों की बात करें
करें तो जो आपका अशोक है इसके अभिलेखों की जो लिपियाँ देखने को मिलती है हमें 4 देखने को मिलती है। ये याद रखना कि भारत में हमें जो भी उसके अभिलेख मिलेंगे वो आपके ब्राह्मी लिपि में देखने को मिलते हैं। और दूसरा, अगर हम भारत से बाहर देखें तो हमें आपके खरोष्टी लिपि में ये इसके अभिलेख देखने को मिलेंगे। और ये याद रखना, अफगानिस्तान में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर आपका ग्रीक और दूसरा जो है क्या देखने को मिलता है, आपका अरमाइक देखने को मिलता है। आप ये कह सकते हो कि जो आपका अशोक है, अशोक के अभिलेख जो हैं 4 लिपियों में देखने को मिलेंगे, एक आपका ब्राह्मी, एक आपका खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। ये 2 अफगानिस्तान में और ये आपके भारत में ब्राह्मी, और भारत से बाहर हमें आपके किस भाषा में देखने को मिलते हैं, आपके खरोष्टी भाषा में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि इसके अभिलेखों की खोज आपकी किसने कर रखी है। इसके बाद हमने देखा इसे पढ़ने का प्रयास पहले किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मण से करवाया था, लेकिन इससे सफलता जिसे प्राप्त होती है, जॉन प्रिंसेप उनका नाम था। इसके बाद देखा जाए तो इनकी भाषा और इसके बाद आपकी क्या हो जाती है, आपकी लिपि। अब यहाँ पर अभिलेखों की अगर बात करें, अशोक के हम अभिलेखों की बात करें तो अभिलेखों को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। अशोक के 3 प्रकार के अभिलेख यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला देखा जाए तो हम इसे आपके शिलालेख के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, आपका शिलालेख हो जाएगा। अगर दूसरा इसी में बात की जाए तो हमें इसमें आपके स्तंभ लेख देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ इसमें तीसरा जो पॉइंट आएगा वो हमें कौन सा देखने को मिलता है, आपके गुहालेख। आप ये याद रखना, अशोक के अभिलेख आपके 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला आपका शिलालेख हो गया, उसके बाद आपके स्तंभ लेख हो गया, तीसरा आपका कौन सा हो जाता है, आपका गुहालेख हो जाता है। इसको समझ लेते हैं। अगर देखा जाए आपका जो शिला है, अगर किसी पत्थर को काट कर अगर उसमें कुछ लिखा जाए, आपको यही समझना है कि अगर किसी भी कठोर चीज में आपका लिखा जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, आपका अभिलेख के नाम से उसे जानते हैं। तो ये याद रखना, अगर किसी पत्थर को काट कर हम इस तरीके से शिला बनाकर उसमें लिखते हैं तो वो आपका शिलालेख आ जाता है, और इसी को हम इस तरीके से आपके स्तंभ बना के लिखें तो उसे स्तंभ लेख कहा जाता है। और ये याद रखना, जो इस तरीके से आपके गुफाएं होती है और गुफाओं में अगर देखा जाए तो आपके उसमें भी कुछ लेख लिखे गए हैं, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, गुहालेख। अर्थात गुफाओं में लिखे गए आपके अभिलेख आपके गुहालेख कहलाएंगे। और अगर देखा जाए पत्थर को काटकर एक स्तंभ जैसा आकार दिया गया, वो आपका स्तंभ लेख हो जाएगा। और पूरे शिला में यानी कि पत्थर में अगर आपका कुछ लिखा जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपके शिलालेख के नाम से इसे जानते हैं। अब ये याद रखना, इसको आपका जो है 2 भागों में विभाजित किया गया है, स्तंभ लेख को भी और आपके शिलालेख को भी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका शिलालेख है, शिलालेख को 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका बृहत शिलालेख होता है, दूसरा इसी में आपका जो देखने को मिलता है आपका कौन सा, लघु शिलालेख देखने को मिलेगा। और स्तंभ लेखों की अगर बात करें, इसको भी आपके बृहत स्तंभ लेख कहा गया है, और इसमें भी हमें आपके लघु स्तंभ लेख देखने को मिलते हैं। तो ये आपके अशोक के अभिलेखों को इस तरीके से विभाजित आपका किया गया है। अगर यहाँ पर बात करें, अगर सबसे पहले अगर इसमें देखें तो इनकी संख्या अगर देखी जाए तो इनकी संख्या आपकी 14 है, जो आपके 8 अलग अलग स्थानों से आपके प्राप्त हो रखे। अभी आगे चल के हम इस पर बात करेंगे। अब इसमें देखा जाए तो ये इनकी संख्या अगर देखा जाए, स्थानों की संख्या तो हमें 17 देखने को मिलती है, लेकिन ये याद रखना ये कितने हैं, ये अभी आपका इसका कुछ भी इसके बारे में ज्ञात नहीं है, यानी कि इनकी संख्या निर्धारित आपकी नहीं की गई है। अगर बृहद इनकी बात की जाए, बृहद स्तंभ लेख इनकी संख्या 7 है, और लघु की बात की जाए तो कितनी इनकी संख्या देखने को मिलती है, 5 देखने को हमें मिलेगी। और ये याद रखना, जो आपके गुहालेख हैं ये हमें आपके कितने देखने को मिलते हैं, 7 देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपके बराबर की पहाड़ियों में आपका देखा जाए 3 अशोक ने बना रखे हैं, और 4 उसके पौत्र जिनका नाम दशरथ देखने को मिलता है उनके द्वारा बनाए गए। अभी इसी क्लास में हम इसमें आपके बात करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए अशोक के अभिलेखों देखा जाए तो हमने इसे आपके 3 भागों में विभाजित किया, शिलालेख हो गए, स्तंभ लेख हो गए और गुहालेख हो गए। और शिलालेख को भी देखा जाए तो एक आपका बृहद शिलालेख होता है, एक लघु शिलालेख होता है, और एक बृहद स्तंभ लेख, और क्या हो जाते हैं, आपके लघु स्तंभ लेख हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक करके इसमें बात करते हैं। सबसे पहले शिलालेखों में देखें तो शिलालेखों में हमें सबसे पहले जो पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, आपका बृहद शिलालेख पढ़ने हैं, जो आपके कितने 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं और इनकी संख्या कितनी है, आपके 14। सबसे पहले इसी पे बात करते हैं। तो अगर देखा जाए जो आपका अशोक है, अशोक के बृहद आपके शिलालेख देखे जाए तो 8 अलग अलग स्थानों से हमें प्राप्त हो रखे हैं, और जिनकी संख्या कितनी है, आपके 14 है। सबसे पहला देखा जाए तो इसी को आपके शहबाज गढ़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये याद रखना, आपका शहबाज गढ़ी जो देखने को मिलता है ये हमें आपके पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। अभी इसमें बात करेंगे कि कब और किसने इसे खोज रखा है। पहला हो गया शहबाज गढ़ी। दूसरा देखा जाए तो इसे हम आपका मानसेरा के नाम से जानते हैं, मानसेरा।
और तीसरा देखा जाए तो आपका कौन सा हो गया, आपका कालसी हो गया। ये कालसी क्षेत्र देहरादून में पड़ेगा, कालसी अभिलेख के नाम से इसे जानते हैं। और अगर इसमें चौथा देखा जाए तो हमें आपका शोपरा देखने को मिलता है, जो आपका महाराष्ट्र क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और इसी के साथ अगर पांचवा देखा जाए तो पांचवा अगर हम इसमें देखें तो एक क्षेत्र है जो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका एरगुडी हो जाएगा, यानी कि एरगुडी ये आपके आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। और छठा देखा जाए तो आपका कौन सा क्षेत्र, उड़ीसा का आपका जोगड़ क्षेत्र हो जाएगा। और सातवां इसमें बात करें तो आपका गिरनार हो जाएगा। गिरनार ये आपका कहाँ पर, गुजरात में है। और लास्ट आठवां जो हो गया वो कौन सा हो जाता है, धौला, और ये भी हमें आपके उड़ीसा में देखने को मिलेगा। तो आपको ये याद रखने हैं कि अशोक के हमें जो बृहद शिलालेख हैं ये आपके इन 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। सबसे पहला आपका शहबाजगढ़ी, दूसरा मानसेरा, और इसके बाद कालसी, शोपरा, एरागुडी हो गया, जोगड़ हो गया, और गिरनार हो गया, और कौन सा हो गया आपका, धौला हो गया। अब इनके स्थान जान लेते हैं, ये आपके वर्तमान में इनकी स्थिति आपके कहां पर देखने को मिलती है। सबसे पहले ये याद रखना कि ये हमें आपके कहां पर, पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, और ये भी आपके कहां पर है, आपके पाकिस्तान में ही है। और जो कालसी है ये आपके देहरादून में है, देहरादून यानी कि कहां देखने को मिलेगा, आपके उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। और जो आपका सोपरा है ये आपके कहां पर स्थित है, आपके महाराष्ट्र में स्थित है। ऐसे आपका जो आपका एरागुडी है, ये एरागुडी अभिलेख हमें आपके आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। और जोगड़ जो है कहां देखने को मिलेगा, आपके उड़ीसा में। और साथ ही साथ आपके गिरनार जो है ये कहां पर है, आपके गुजरात में है। और आपका धौला जो है ये भी हमें कहां देखने को मिलता है, आपके तोसली के पास में, यानी कि कहां देखने को मिलेगा, आपके उड़ीसा में। आपको सबसे पहले ये 8 स्थान याद रखने हैं। अब इन 8 स्थानों की बात करें, इन्हें आपके खोजने का अगर श्रेय दिया जाए, सबसे पहले देखा जाए इसकी जो खोज कर अगर हम आपके शहबाजगढ़ी के खोजकर्ता की बात करें तो यहाँ पर आपके कोट नामक एक आपका अधिकारी है, इसने ही इसे आपके 1836 में क्या कर रखा है, खोज रखा है। तो ये याद रखना, शहबाजगढ़ी जो है पाकिस्तान में स्थित है, इसको आपके कोर्ट द्वारा जो है कब खोजा गया, 1836 में। इसके बाद देखा जाए तो आपका मानसेरा ये है, ये आपका जो था आपके कनिंघम आपको देखने को मिलेंगे, उन्हीं का एक सहयोगी था जिनका नाम कैप्टन ले है, एक ले हो जाएंगे। इन्होंने इसे आपके 1800 आपके कब खोज रखा है, आपके 99। तो 1899 में जो था आपके मानसेरा खोजा गया। साथ ही साथ उत्तराखंड में कालसी की बात करें तो यहाँ पर हमें आपके फॉरेस्टर नामक एक अधिकारी देखने को मिलेगा, इसने ही इसे खोज रखा है। और कब खोज रखा है, आपके 1860 में। अब साथ ही साथ आगे बात करें, सोपरा में हमें ऐसी तारीख देखने को नहीं मिलती, लेकिन ये याद रखना ये कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र के थाने के पास में हमें देखने को ये मिलेगा। एरागुडी जो अभिलेख है ये आंध्र प्रदेश में है, इसे आपके अणुघोष द्वारा खोजा गया। ये याद रखना कौन है, आपके अणुघोष है, इन्होंने ही इसे कब खोज रखा है, आपके 1929 में खोज रखा। तो ये याद रखना कि आपके एरागुडी अभिलेख जो है आंध्र प्रदेश में है और अणुघोष ने खोज रखा है कब, आपके 1929 में। इसके बाद आपका जोगड़ देखा जाए तो जोगड़ जो है आपके जो इलियट है, इलियट द्वारा ही इसे आपका क्या किया गया, खोजा गया है। और ये कब खोजा गया, आपके 1850 में। तो इलियट द्वारा जोगड़ से आपका एक अभिलेख मिलता है अशोक का, और ये कब खोजा गया, इलियट के द्वारा 1850 में। और साथ ही साथ अगर गिरनार की बात की जाए तो आपके टाड महोदय ने इसे खोज रखा है, और कब, आपके 1822 में हमें देखने को मिलता है। और यहीं पर आपके कीटो द्वारा जो है यहाँ पर 1837 में जो है धौला यानी कि उड़ीसा से अशोक का एक अभिलेख खोजा। तो आपको ये याद रखने हैं कि ये आपके 14 जो हम आपके शिलालेख पढ़ रहे हैं, बृहद शिलालेख पढ़ रहे हैं, ये 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। 8 स्थानों के नाम ये हो गए। वर्तमान में ये आपके कहाँ पर है, आपने ये देखा, इनको आपके किसके द्वारा खोजा गया, और ये याद रखना ये आपकी खोज कब की गई। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो आपका इसमें गलत नहीं होगा, तो आप इसे जरूर याद रखना। अब इसके बाद देखा जाए तो इसमें अभी फिर चर्चा करेंगे। आगे देखा जाए तो इनकी संख्या टोटल कितनी थी, 8 स्थान से प्राप्त हुए हैं, और संख्या देखने को कितनी मिलती है, आपके 14। ये याद रखना कि आपके शिलालेख कितने हैं, आपके 14 है। सबसे पहले मैं बात करते हैं, सबसे पहला अगर देखा जाए तो अशोक जो है यहाँ पर आपके जो आपके पशु बलि है उसकी निंदा करता है। आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर उसने आपके अहिंसा की बात करी हुई है। तो यहाँ आप ये समझना, आप यहाँ पर अशोक का पहला शिलालेख है वो बोलता है कि पशु बलि आपकी नहीं दी जाएगी, क्योंकि कांधार अभिलेख अभी हम इसमें पढ़ेंगे, उससे ये प्रूव हो जाता है कि जो ये आदेश दे रहा है वो कितना आपका सफल हो रखा है, उसका वर्णन आपके कांधार अभिलेख में देखने को मिलेगा। आप ये याद रखना, सबसे पहले इसने पशु बलि की आपकी क्या कर रखी है, निंदा कर रखी है।
अब दूसरा यहाँ पर देखा जाए तो इसी में इसने दूसरे शिलालेख की अगर बात की जाए तो इसने यहाँ पर सबकी चिकित्सा की बात कर रखी है। तो ये याद रखना, अशोक का दूसरा शिलालेख हमें आपके चिकित्सा के बारे में जानकारी देता है, सभी की चिकित्साओं के बारे में यहाँ पर जानकारी देता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए सबसे पहले इसमें आपके कुछ दक्षिण भारत के राज्य भी हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो एक आपका चोल हो गया, इसी में आपका चेर देखने को मिलता है, इसी में हमें आपके पांड्य देखने को मिलेगा, और इसी में एक आपका सारिपुत्र है जिसे हम आपके केरल के नाम से जानते हैं सारिपुत्र, और इसी में एक आपका कौन सा मिलेगा आपके ताम्रपर्णी। एक आपका ताम्रपर्णी हम श्रीलंका को बोलते हैं, एक आपका ताम्रलिप्ति बंदरगाह है, ये आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसी में आपका अशोक जब इसके बेटे महेंद्र और संघमित्रा जो था आपका श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जा रही थी, तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक ही वो उसे छोड़ने के लिए गए थे। ये ताम्रपर्णी है जो कौन सा क्षेत्र हो जाता है आपका श्रीलंका। अर्थात ये कह सकते हो अशोक का दूसरा शिलालेख जो है ये चिकित्सा के बारे में जानकारी देता है, साथ ही साथ जो है ये आपके चोल, चेर, पांड्य, सारिपुत्र और ताम्रपर्णी इन आपके राज्यों के बारे में भी आपका वर्णन किया गया। अब तीसरा देखा जाए तो इसमें हमें जो है आपके 3 अधिकारियों का नाम मिलता है। एक सबसे पहले आपके कौन देखने को मिलते हैं, रज्जुक हो गए, और इसी के बाद रज्जुक पहले आपके हो जाएंगे, और दूसरा इसमें देखा जाए तो आपके युक्तक देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसी में आपका प्रादेशिक या प्रादेशिक जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आपके जो आपका अशोक है जब आपका राज्याभिषेक अपना करता है, अपने राज्याभिषेक के उसने 13 साल बाद जो थे कुछ यहाँ पर आपके मंत्रियों की नियुक्ति कर रखी है, जिसमें आपके रज्जुक देखने को मिलेगा और युक्तक देखने को मिलेगा और प्रादेशिक देखने को मिलेगा। अभी हम कलिंग अभिलेख आपका अशोक का पढ़ेंगे तो उसमें भी जो है आपके रज्जुक के बारे में आपका दिया गया है। अब ये तो हो गया आपका तीसरा इसका शिलालेख हो गया। चौथे में अगर बात की जाए तो इसने क्या था आपके भैरव घोष के स्थान पर आपका भैरव घोष है, इस भैरव घोष के स्थान पर आपके धम्म घोष की आपकी घोषणा कर दी। आप ये कह सकते हो कि भैरव घोष की जगह किसका वर्णन कर रहा है आपके धम्म घोष। इसको इस तरीके से समझना कि अभी तक जो आपका अशोक था वो केवल आपके युद्ध की नीति को ही आपका देखता था, युद्ध की नीति का ही आपका पालन करता था, तो उसी को आपका भैरव घोष कहा जाता है। अब वो क्या किया, उसने आपके युद्ध की नीति को छोड़कर अब वो धर्म की नीति को अपनाने लग गया, तो इसीलिए इसे आपके धम्म नीति कहा गया। आप ये कह सकते हो कि अब युद्ध छोड़कर वो किसकी तरफ बढ़ गया, आपके धर्म की तरफ बढ़ गया। इसीलिए चौथा शिलालेख जो है हमें जानकारी देता है कि इसने भैरव घोष की जगह आपका धम्म घोष का आपका अनुसरण करने लग गया है। तो अब यहाँ पर आगे देखा जाए तो पांचों में याद रखना, इसने जो था अपने उसमें देखा जाए इसमें जो बड़े बड़े अधिकारी है इसमें आपके 2 चीज़ें, एक पुरुष महामात्र होता है, स्त्री महामात्र। इसमें जो है महामात्रों की नियुक्ति कर दी। महामात्रों में भी कौन है आपके पुरुष महामात्र। ये याद रखना, इसने जो पुरुष महामात्र हैं अपने राज्य में पुरुष महामात्रों को आपका नियुक्त कर रखा है, जिसका वर्णन किसमें करता है आपके 5वें शिलालेख में देखने को आपका मिलेगा। और छठा शिलालेख अगर बात करी जाए तो छठे में इसने ये कह रखा है कि अगर जन कल्याण से संबंधित अगर कोई बात होती है, अगर किसी के पास जन कल्याण से संबंधित कोई भी बात है तो वो राजा से डायरेक्ट आकर मिल सकता है। यही आपका किसमें लिखा गया आपके छठे शिलालेख में। तो आपको ये याद रखना है कि छठे शिलालेख में अशोक का शिलालेख जो है इसमें जो है जन कल्याण के लिए राजा से मुलाकात कर सकते हैं, राजा से मिल सकते हैं, यही आपके छठा शिलालेख में देखने को मिलेगा। अब ये याद रखना, इसने सभी धर्मों को समान बात जो कही गई है, यानी कि सभी धर्मों के प्रति एक समान भाव की जो बात करी गई है, समन्वय की बात जो करता है, ये कहां पर करता है आपके 7वें शिलालेख में हमें देखने को मिलेगा। अब ये याद रखना 8वां शिलालेख जो है इसका सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। इसमें इसने जो है आपके जो धम्म यात्राएं कर रखी है, जितनी भी धम्म यात्राएं ये करता है उन धम्म यात्राओं का वर्णन कर रखा है। अब अगर देखा जाए तो इसने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष जो था गया की यात्रा कर रखी है, बिहार की यात्रा करी, और अगर देखा जाए तो अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में इसने लुम्बिनी की यात्रा उपगुप्त के साथ कर रखी है। जब हम बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे तो उस समय पे हमने आपके इस अभिलेख में भी आपकी बात करी थी। तो अभी आपको ये याद रखना है कि जो धम्म यात्रा का जो वर्णन देखने को मिलता है वो इसके शिलालेख आपके 8वें में देखने को मिलेगा। अब ये भी याद रखना, इसने धम्म यात्रा पे जो आपके दिन गुजार रखे हैं, आपके 256 दिनों का समय इसने इसमें गुजार रखा है। तो सबसे बड़ा शिलालेख हमें इसका यही देखने को यहाँ पे मिलता है।
अब नवा शिलालेख की अगर बात करें तो ये याद रखना, जितने भी आपके छोटे छोटे त्योहार हैं, इन छोटे छोटे त्योहारों को बंद कर दिया किसने? आपके अशोक ने। इसका वर्णन कहाँ पर देखने को मिलता है? आपके नवा शिलालेख में देखने को मिलेगा। अब 10वां और 11वां आप इस तरीके से याद कर सकते हो। 10वें में दे रखा है कि जो धम्म है, इस धम्म के महत्व के बारे में आपका समझा रखा है। और याद रखना, इस धम्म की जो परिभाषा अगर दे रखी है तो यानी कि धम्म की जो व्याख्या कर रखी है वो किस में कर रखी है? आपके 11वें में। आगे चल के समझेंगे कि अशोक का धम्म क्या था। अभी आप इतना याद रखना कि जो अशोक का धम्म, अशोक ने जो 10वां शिलालेख लिखा, इसमें आपके धम्म के महत्व के बारे में बताया और इसी में आपके 11वें में धम्म की व्याख्या कर रखी है। इसके साथ साथ अगर एक पॉइंट इसमें ये भी याद रख सकते हो कि यहां पर इसने ये भी कह रखा है कि जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं आपके राज्य में, वो क्या करेंगे? प्रजा के हित के बारे में सोचेंगे। वो भी आपके 10वें शिलालेख में ही हमें देखने को मिलेगा। और याद रखना, 11वें में इसने धम्म की व्याख्या दे रखी है और यहीं पर इसने जो ब्राह्मण है इसको न सताने की बात कर रखी है। तो वो कहां पर देखने को मिलता है? हमें 11वें शिलालेख में देखने को मिलेगा। अभी मैंने महामात्र की बात की थी जो 5वें शिलालेख में था, उसमें पुरुष महामात्र थे। अब यानी कि वो स्त्रियों को भी यहां पर आपका दर्जा देने लग गया। तो स्त्री महामात्रों की संख्या, महामात्र देखा जाए तो हमें आपके 12वें शिलालेख में देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ आपका 13वां शिलालेख, कल भी हमने बात करी थी कि जब अशोक 261 में कलिंग युद्ध करता है तो उसका वर्णन हमें 13 शिलालेख में देखने को मिलता है। साथ ही साथ जब उस युद्ध के बाद इतना रक्तपात वो देखता है तो उसका हृदय बदल जाता है। अब वो युद्ध की नीति को छोड़ता है। यहीं पर आपका दिया गया है कि उसका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। और साथ ही साथ जो है आपके कुछ उसके पड़ोसी राज्य हैं, उन पड़ोसी राज्यों का भी जिक्र जो है वो अपने 13वें शिलालेख में यहाँ पर आपका करेगा। तो ये याद रखना, सबसे पहले इसने 9वें शिलालेख में छोटे छोटे जो त्योहार थे इनको आपका बैन कर दिया। इसके बाद उसने धम्म के महत्व को समझा रखा है। धम्म की व्याख्या इसने 11 में कर रखी है और स्त्री महामात्र जो है 12 में देखने को मिलता है। और 13वें में कलिंग युद्ध भी उसी में मिलेगा और उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो है पड़ोसी राज्यों का भी वर्णन जो है इसने अपने 13वें शिलालेख में यहाँ पर करा हुआ है। अब ये याद रखना, अंतिम और 14वां शिलालेख जो है इसमें अगर देखा जाए तो ये आपके लोगों को धार्मिक जीवन व्यतीत करने की बात करता है। यानी कि धार्मिक जीवन व्यतीत करने की जो प्रेरणा देता है वो आपका कौन सा देता है? आपका 14 शिलालेख में देखने को मिलता है। अब ये याद रखना, इसमें एक चीज अंत में उसने ये भी लिख रखा है कि आज तक मैंने जितने भी कार्य कर रखे हैं वो सब मैंने आपके ऊपर सब लिख दिए हैं। अगर इसमें से कुछ नहीं लिखा गया है तो उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। वो गलती किसकी होगी? आपके लिखने वाले की गलती है। वो भी आपके इस 14 शिलालेख में हमें देखने को मिलेगा। अर्थात उसने जितने भी सारे कार्य किए, जितने भी अच्छे कार्य कर रखे हैं उसने सारे लिख दिए। अगर उससे कोई भी कार्य छूट गया है तो अब वो गलती राजा की ना होकर, अशोक की ना होकर, वो लिखने वाले की गलती होगी। वो यहीं पर आपका लिखा गया है। वो कौन सा हो गया? आपका 14 शिलालेख। तो हमने सबसे पहला इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो अशोक के अभिलेख है हमने उसे आपके 3 भागों में बांटे। एक आपका शिलालेख हो गया, दूसरा आपका स्तंभ लेख हो गया, उसके बाद आपका गुहालेख हो गया। सबसे पहले हमने इसमें आपके शिलालेखों की बात करी तो इसे 2 भागों में बांटा, एक बृहद शिलालेख और दूसरा देखा जाए तो लघु। इसमें भी बृहद और आपका लघु, इनकी संख्या आपकी कितनी थी? 14 थी, जो 8 अलग अलग स्थानों से आपके प्राप्त हो रखे हैं। तो हमने इसमें बात कर ली। तो आपके इस तरीके से हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो ये आपके 8 स्थान हैं, आपके सहवाजगढ़ी हो गया, मानसेरा हो गया, कालसी हो गया, सोपरा हो गया, येरगुड़ी हो गया, जोगड़ हो गया, गिन्नार हो गया और धौला हो गया। इन 8 स्थानों से हमें देखने को मिलता है। और ये 14 शिलालेख जो हैं इस प्रकार से हैं, इनमें आपके इन चीज़ों की जानकारी देखने को मिलती है जो आपके समक्ष रखे हुए। अब इसके बाद अगला देखा जाए तो ये याद रखना, इसमें हमें जो है अगला इसमें देखा जाए इसमें अगर हम देखें तो हमें आपके जो लघु शिलालेख हैं इनके स्थान 17 देखने को मिलते हैं, लेकिन इनकी आपके संख्या आपकी निर्धारित नहीं है। तो इसे हम पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद लास्ट में जो कुछ आपके अभिलेख अशोक के बचेंगे उसमें इसको शामिल कर देंगे। अब इसमें हम जो बात करने वाले हैं किसकी करने वाले हैं? आपके बृहद शिलालेख, बृहद स्तंभ लेख की बात करने वाले हैं। ये याद रखना, लघु में हमें ये नहीं पढ़ने हैं और लघु में ये भी हमें याद नहीं रखने। जो हम जो पढ़ेंगे बृहद शिलालेख और आपका कौन सा हो गया? बृहद आपके स्तंभ लेख। अब इसमें अगला जो हमारा रहेगा वो कौन सा रहेगा? आपका बृहद स्तंभ लेख रहेगा। सबसे पहला अगर देखा जाए तो आपके जो स्तंभ लेख हैं ये आपका देखा जाए तो बृहद स्तंभ लेख हैं। इसमें सबसे पहले ये याद रखना, इनकी संख्या कितनी है? 7। सबसे पहला अभिलेख देखा जाए तो आपका कौन सा है? रुमनदेही अभिलेख है, ये रुमनदेही। और दूसरा देखा जाए तो आपका कौन सा देखने को मिलेगा? आपको कौशाम्बी मिलेगा। आप इसे कह सकते हो कौन सा अभिलेख? कौशाम्बी अभिलेख। तीसरा अगर देखा जाए तो हमें इसमें आपका दिल्ली टोपरा देखने को मिलेगा, आपका दिल्ली टोपरा। और इसके बाद चौथा देखा जाए तो आपका कौन सा आ जाएगा? दिल्ली मेरठ।
इसके बाद आपका दिल्ली मेरठ देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ आपके अलग जैसे एक आपका कौन सा रामपुरवा देखने को मिलेगा, और छठा जो है आपके इसी में लोरिया नंदनगढ़ आपका एक देखने को मिलेगा। साथ ही साथ लास्ट में जो सातवां है ये आपका कौन सा लोरिया अरेराज देखने को मिलेगा, लोरिया अरेराज। ठीक, अब यहाँ पर जो है इनकी एक एक करके हम इसमें बात करते हैं। सबसे पहला मैंने आपसे कहा स्तंभ लेख इसमें आपके साथ दिए गए हैं। इनकी अगर बात की जाए तो सबसे पहले ये याद रखना, ये 3 के 3 लास्ट के जो हैं ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, बिहार से, चंपारण बिहार से। यानी कि रामपुरवा, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरेराज जो है ये हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं, आपके चंपारण से देखने को मिलते हैं। और चंपारण कहाँ हो गया, आपके बिहार में। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ की बात समझते हैं। आपको ये इस तरीके से याद रखना है, जो यहाँ पर पहला नाम लिखा हुआ है ये इसकी वर्तमान स्थिति है, और जो दूसरा नाम लिखा हुआ है ये इसकी पहले की स्थिति थी। अर्थात ये पहले आपके किसी और स्थान पे थे, वर्तमान में किसी और स्थान पर रखे गए। इसका मतलब ये हो गया कि ये पहले आपके कहाँ पर था, आपका दिल्ली मेरठ जो लिखा हुआ है पहले ये आपके मेरठ में था, और अब वर्तमान में इसे कहाँ लाया गया है, आपके दिल्ली में। अब ये जो था टोपरा जो था ये आपका हरियाणा वाला क्षेत्र है, हरियाणा में पड़ेगा। तो टोपरा से कहाँ लेके आया गया है, दिल्ली में लेके आया गया है, इसीलिए इसे आपके दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ का नाम दिया गया। अर्थात जब हमने पहली इसी क्लास को जब शुरू किया था इसमें मैंने आपसे बोला था कि 1750 में पादरेटी पैंथलर जो पहला व्यक्ति था उसने क्या किया था, आपके दिल्ली मेरठ को आपका खोजा था, तो वो यही आपका स्तंभलेख था। और इसी में जो था आपके 1837 में जॉन फ्रेंशेव ने कनिंगम की सहायता से जिसे पढ़ा था वो आपका कौन सा था, दिल्ली टोपरा। तो ये याद रखना, दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ वर्तमान में दिल्ली में है दोनों, पहले हरियाणा में था, पहले आपके मेरठ में था। अब इन्हें कोई ना कोई यहाँ पे लाया है, तो लाने वाले का नाम आपका तुगलक वंश का शासक जिसे आप फिरोज शाह तुगलक बोलते हो। तो ये याद रखना कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही क्या करा गया है, इसको आपके दिल्ली में लाया गया। पहले मैं भी बोला था कि इसी समय पे इसने दिल्ली के एक ब्राह्मण से पढ़वाने का प्रयास किया था, लेकिन वो यहाँ पर क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। तो हमें पहले इनको समझना है। इसके बाद देखा जाए तो हमें यहाँ पर एक अभिलेख देखने को मिलता है जिसे कौशाम्बी अभिलेख के नाम से जाना जाता है। ये याद रखना कि ये कौशाम्बी आपके कहाँ, उत्तर प्रदेश। और इसकी अगर हम जानकारी की बात करें तो इसी में एक रानी है जिसका नाम कारुवाकी है। तो ये याद रखना कि अशोक की एक पत्नी जिसे कारुवाकी के नाम से जाना जाता है, और ये तीवर की आपकी माता थी, और इसका जिक्र यहाँ पर देखने को मिलेगा कौशाम्बी अभिलेख में। अब यहाँ पर इसका जिक्र इसलिए मिल रखा है कि इसने आपका भूमि दान कर रखा है, अर्थात भूमि दान देने की जो बात की गई है वो इसी में आपका कहा गया। अब इसने क्या कर रखा है, भूमि को दान कर रखा है। अब ये अशोक की पत्नी का है, रानी का है, तो इसीलिए इसे आपके रानी के अभिलेख के नाम से भी जाना गया। तो ये याद रखना कि आपके निम्न में से रानी के अभिलेख के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो कौन सा अभिलेख हो गया, कौशाम्बी अभिलेख। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा उत्तर प्रदेश से प्राप्त है, और इसमें आपके अशोक की एक पत्नी जिसका नाम कारुवाकी देखने को मिलता है, उसने भूमि दान कर रखा है, तो उसकी चर्चा इसमें आपकी की गई है। ये अशोक की पत्नी यानी कि उसकी रानी का है, इसीलिए से रानी के अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। तो रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है, कौशाम्बी अभिलेख को ही आपका कहा जाता है। और ये याद रखना बाद में इसी को आपका जो है अकबर के समय में जहांगीर जो है कहाँ लेके आ जाता है, आपके प्रयाग में। आगे चल के बात करेंगे। अब अगला देखा जाए तो इसी में आपका जो रुमनदेही अभिलेख है, ये रुमनदेही अभिलेख जो प्राप्त हो रखा है ये अफगानिस्तान से प्राप्त हो रखा है। अब आपको पता है अफगानिस्तान से अगर हमें अशोक का कोई अभिलेख प्राप्त होगा तो ये हमें आपके खरोष्टी और किस में देखने को मिले, खरोष्टी और किस में आपके ग्रीक और आपके अरमाइक जो है इसमें देखने को मिलेगा। ये याद रखना अफगानिस्तान से प्राप्त है, तो कौन सी इसमें आपकी लिपि देखने को मिलेगी, आपके ग्रीक और अरमाइक। और दूसरा इसमें ये याद रखना, इसमें एक पॉइंट आप ये याद रख सकते हो कि ये आपके सबसे छोटा अभिलेख इसी को कहा गया। अशोक का सबसे बड़ा आपका अभिलेख जो है हमने देखा 8वां शिलालेख है, सबसे छोटा शिलालेख आपका यही रुमनदेही अभिलेख है। और इसमें एक पॉइंट और याद रख सकते हो, पहली बार अशोक ने राजनीति से हट के आर्थिक क्रियाकलापों की जो बात कर रखा है वो किस में कर रखा है, आपके रुमनदेही। तो आपको ये याद रखना है कि आपके इसी में जो है आर्थिक क्रियाकलापों की जो जानकारी हमें देता है वो कौन देता है, आपका अशोक का हमें आपके रुमनदेही अभिलेख से ये देखने को मिलता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो आपके स्तंभलेख है इसमें हमने रुमनदेही पढ़ा, जिसमें हम अफगानिस्तान से जो प्राप्त हुआ, जिसमें आपके ग्रीक अरमाइक भाषा देखने को मिलती है। साथ ही साथ ये सबसे
छोटा अभिलेख है। इसमें अशोक ने पहली बार राजनीति से हट कर क्या कर रखा है, आपके आर्थिक क्रियाकलापों पर आपकी बात कर रखी है। और ये याद रखना, कौशाम्बी जो है अभिलेख जो उत्तर प्रदेश से मिला और इसी को रानी के अभिलेख के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ फिरोजशाह तुगलक दिल्ली में लेके आया गया। और इसके बाद रामपुरवा, लोरिया, नंदनगढ़, अरेराज जो है हमें चंपारण बिहार से देखने को मिलता है। तो ये आपके अशोक के हमने कुछ आपके अभिलेख आपके इस प्रकार से देखे। अब इसके बाद देखा जाए तो हमने इसमें जो है आपके गुहा लेख पढ़ने हैं, यानी कि गुफाओं में जो लेख हमें प्राप्त हो रखे हैं उनकी बात करते हैं। तो अब यहाँ पर देखा जाए अगला जो है कौन सा देखने को मिलेगा, गुहा अभिलेख देखने को मिलेंगे, गुहा लेख। इसमें अगर देखा जाए तो ये इनकी संख्या अगर देखी जाए तो टोटल इनकी संख्या कितनी है, आपके 7 है। और 7 में से कहा जाता है कि 3 आपके अशोक द्वारा बनाए गए और 4 आपके किसके द्वारा, इसी के पोता जिसका नाम आपका दशरथ था, इसी के द्वारा ये बनाए गए। तो सबसे पहले ये याद रखना, इसमें देखा जाए सबसे पहले इसमें देखा जाए तो आपका एक 7 का नाम लिख लेते हैं पहले। सबसे पहले आपका कौन सा हो गया, इसमें आपका सुदामा हो गया। तो ये याद रखना, सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, आपका सुदामा हो गया। दूसरा अगर देखा जाए हमें इसमें आपके कर्ण चौपड़ के नाम से देखने को मिलता है। तीसरा देखा जाए तो हमें इसी में आपके इसका नाम विश्व झोपड़ी देखने को मिलेगा, आपका विश्व झोपड़ी। और इसी के बाद जो चौथा है इसी को आपके लोमहर्ष ऋषि के नाम से जाना जाता है। लोमहर्ष ऋषि की गुफा जो है इसी को आपका कहा गया। अब अगर 5वां देखा जाए तो इसी को जो है आपका क्या कहा गया है, आपके गोपिका के नाम से हम इसको जानते हैं। और छठा अगर इसमें देखा जाए तो छठे को ही आपके बड़ा थिक्का के नाम से जाना जाता है। तो आपका एक कौन सा हो जाएगा, आपका बड़ा थिक्का हो जाएगा। और इसी में एक आपका 7वां जो है बहियक के नाम से देखने को मिलेगा, कौन सा हो जाएगा, आपका बहियक। अब आपको ये याद रखना है, इसे इस तरीके से समझना है। सबसे पहला अशोक, सबसे पहले इसमें गुहा लेखों की संख्या, जो गुफाओं में लिखे गए लेख हैं उन्हीं को गुफा लेख, गुहा अभिलेख के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनकी संख्या टोटल कितनी है, 7 है। 7 में से 3 किसके हैं, आपके देखा जाए तो आपके अशोक के हैं। और आपके 4 जो हैं उसी के पौत्र जिसका नाम आपका दशरथ है उसके हमें देखने को मिलेगा। अब आपको ये याद रखना है कि इसमें जो है ये आपके हमें ये गुफाएं जो है नागार्जुन पहाड़ी में देखने को मिलती है। ये याद रखना कि नागार्जुन पहाड़ियों में गुफाएं हैं जिसके बराबर गुफा हम बोलते हैं। इन बराबर गुफाओं में ही हमें आपके ये गुफाएं देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर देखा जाए जो सबसे पहले अशोक के, अगर हम तीनों की बात करें, अशोक की बात करें तो यहाँ पर सुदामा हो गया, कर्ण चौपड़ हो गया और यहाँ पे विश्व झोपड़ी हो गया। ये 3 आपके जो हैं इनमें अशोक का जिक्र हमें देखने को मिलता है। तो ये आपके अशोक से संबंधित हैं। और उसके बाद जो 4 हमें देखने को मिलते हैं, जैसे लोमहर्ष ऋषि की गुफा होगी, गोपिका हो गया, बड़ा थिक्का हो गया और बहियक हो गया, ये हमें किसके देखने को मिलते हैं, दशरथ के देखने को मिलते हैं। तो ये जो था हमने इसमें आपके गुहा लेख इसमें पढ़े। तो सबसे पहले यहीं पर जो है सबसे पहले हमने जो चर्चा की थी कहाँ से शुरू किया था, आपके मौर्य में। हमने देखा कि आज हमने ये पढ़ा कि जो अशोक है अशोक के शासनकाल को 3 भागों में आपका विभाजित किया गया है। सबसे पहला देखा जाए जब उसने अपना राज्याभिषेक किया, उस राज्याभिषेक से लेकर आपके 12वें वर्ष, राज्याभिषेक इसने कब कर रखा है, 273 में कर रखा है। उसके बाद आप 12 जोड़ दीजिए तो इतने वर्षों तक का जो शासनकाल है इसका पहला शासनकाल आपका कहा जाता है। इसी में हम इसे आपके चंड अशोक की संज्ञा देते हैं, यानी कि ये इस समय पे क्रूर शासक था और यहाँ पर ये इसने ऐसे कार्य करे कि इसी के नाम पे हम इसको क्या बोलते हैं, चंड अशोक के नाम से जानते हैं। फिर इसने जब कलिंग युद्ध ये सारा समाप्त किया, कल की क्लास में हमने पढ़ रखा है इसे डिटेल में। इसके बाद देखा जाए तो अगला जब इसने कलिंग युद्ध किया तो उसके बाद इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो इसके शासनकाल में भी हमें कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब वो धर्म की नीति को अपनाता है, तो इसीलिए हमने इसे यहाँ पर आपके धम्म अशोक का नाम दे रखा है। तो यहाँ पर हम इसे किस नाम से पुकारते हैं, आपके धम्म अशोक के नाम से इसे आपका जाना जाता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो लास्ट में आपके 27वें वर्ष यानी कि 13वें वर्ष से लेकर 27वें वर्ष तक जो था इसका शासनकाल धम्म अशोक के नाम से जाना जाता है। और अंत में यानी कि जब इसका अंत हुआ इसकी हमें कोई जानकारी देखने को नहीं मिलती, यानी कि बौद्ध धर्म के बाद क्या क्या चीजें देखने को मिली ये हमें आपके अज्ञात है। तो इसीलिए इसके हमें 3 हमने भाग करे। सबसे पहला हमने कल पढ़ लिया था। आज जो हमने बात कर रखी थी, किसकी बात कर रखी थी, आपके धम्म अशोक की बात की थी, जिसकी शुरुआत जो हमने सबसे पहले यहाँ पर देखा कि इसके अभिलेखों को जो खोज रखा है, खोजने वाला जो व्यक्ति है इसका नाम क्या है, आपका टी पैंथलर है,
दिल्ली मेरठ इसने आपका खोजा। इसके बाद सबसे पहली बार पढ़ने का प्रयास किया गया, जो आपका क्या देखने को मिलता है, दिल्ली टोपरा। इसके बाद इसकी भाषा देखी, प्राकृत भाषा में देखा, और हमने इसके बाद इसकी लिपियां देखी, ब्राह्मी देखा, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक, इसमें आपकी लिपियां होगी। हमने इसके अभिलेख जो थे आपके 3 भागों में बांटे। सबसे पहला आपका शिलालेख हो गया, उसके बाद आपका स्तंभ लेख हो गया, और उसके बाद आपका कौन सा हो गया, गुहालेख देखने को मिलेगा। इसमें देखा जाए जो हमने शिलालेखों को भी 2 भागों में बांटा। यहाँ पे सबसे पहले देखा जाए तो आपका बृहत शिलालेख देखने को मिलता है, और ये बृहत जो शिलालेख हैं ये आपके टोटल कितने हैं, 14 हैं, जो हमें 8 अलग अलग स्थानों से देखने को मिलते हैं। ये हमने इसके बारे में, इसके बाद हमने जो देखा लघु जो आपका शिलालेख है, इनकी संख्या, इनके स्थान तो 17 हैं, लेकिन इनकी कुछ संख्याओं का आपका वर्णन यहाँ पर नहीं किया गया। बृहद स्तंभ लेख की हमने बात करी 7 थी, और यहाँ पर 5 आपके कौन हो गए, लघु स्तंभ लेख हो गए। और इसमें गुफाओं की संख्या कितनी है, आपके नागार्जुन पहाड़ी पर बराबर में हमें 4 गुफाएं देखने को मिलती है, जिसमें से 3 अशोक के, 4 आपके उसके पौत्र दशरथ के देखने को मिलते हैं। अब वो 8 स्थान कौन से थे, सबसे पहले हमने सहबाजगढ़ी, ये याद रखना, सहबाजगढ़ी हो गया, मानसेरा हो गया, कालसी हो गया, शोपरा हो गया, एरागुडी हो गया, जोगढ़ हो गया, गिरनार हो गया, और लास्ट में आपका कौन सा था, धौला था। ये आपके वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। आपका सहबाजगढ़ी, मानसेरा भी पाकिस्तान में, कालसी जो है आपके उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है, शोपरा जो हो गया महाराष्ट्र में हो गया, एरागुडी आंध्र प्रदेश में, जोगढ़ जो हो गया उड़ीसा में हो गया, और आपका गिरनार जो है गुजरात में, और धौला जो है कहाँ देखने को मिलता है, आपके उड़ीसा में देखने को मिलेगा। अब इसमें एक बात और ऐड कर सकते हो यहाँ पर आप, कि जो इनकी भाषाएं, मैंने कहा भाषा तो सबकी प्राकृत अर्धमगधी है, लेकिन अगर इनकी लिपियों की बात की जाए तो इनकी लिपियों में सबसे पहला पॉइंट, एक पॉइंट आप यहाँ पर ये याद रखना कि ये जो 2 देखने को मिलते हैं ये हमें खरोष्टी में मिलते हैं। मैंने कहा भारत के बाहर अगर कोई भी अभिलेख हो खरोष्टी भाषा में मिलेगा, तो आपका ये जो है आपके सहबाजगढ़ी, मानसेरा जो है आपके खरोष्टी लिपि में देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर देखा जाए ये सब के सब जो है अब आपके कहाँ पर स्थित है, आपके भारत में स्थित है, तो हमें इसमें लिपि कौन सी देखने को मिलेगी, ब्राह्मी लिपि। अब एक पॉइंट इसमें याद रखना, इसमें एक अभिलेख है जिसका नाम एरागुडी अभिलेख है। ये एरागुडी अभिलेख जो है ये हमें आपके ब्राह्मी के साथ साथ, यानी कि ब्राह्मी के साथ साथ हमें आपके बास्त्रोफेदन में भी देखने को मिलती है। हमने आपके जब सिंधु घाटी की सभ्यता बताया था तो उसकी जो लिपि थी हम उसे बास्त्रोफेदन बोलते थे, तो ये आपके बास्त्रोफेदन में भी देखने को आपका मिलता है। इसीलिए इसे आपके द्विलिपि भी बोल सकते हो, यानी कि द्विभाषी जो अभिलेख है वो कौन सा है, आपका एरागुडी। एक कांधार भी है, आगे चल के बात करेंगे, एक आपका कौन सा हो जाएगा, आपका एरागुडी। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, आपका द्विलिपि एरागुडी अभिलेख हमें देखने को मिलता है। इसके बाद इसकी खोज हमने बोला कि कोड ने कर रखी है आपके 1836 में। उसके बाद कनिंघम और ले आए उन्होंने 1899 में जो था आपके मानसेरा की खोज करी। उसी के बाद आपका फॉरेस्टर ने क्या कर रखा है, 1860 में कालसी शिलालेख की खोज करी। इसके साथ जो है आपके आंध्र प्रदेश एरागुडी आपके अणुघोष इसकी खोज करते हैं। उसके बाद इलियट हो गए, उसके बाद टाड, उसके बाद आपके कीटो जो है इन्होंने इनके आपके खोज की गई है। इसके बाद अगर देखा जाए तो हमने सारे के सारे आपके शिलालेख इसमें पढ़े। पहला शिलालेख में देखा कि इन्होंने आपकी पशु बलि जो हत्या है इसकी निंदा कर रखी है, और साथ ही साथ जो है इसमें चिकित्सा की बात करी आपके दूसरे में, और इसी में चोल हो गया, चेर हो गया, पांड्य और सारिपुत्र और आपके ताम्र पर्णी जो है, इन राज्यों का वर्णन भी हमें दूसरे में देखने को मिलता है। इन्होंने अपने शासनकाल के 13वें वर्ष में 3 मंत्रियों की नियुक्ति करी, जिसमें आपका रज्जुक हो गया, युक्तक हो गया और प्रादेशिक हमें इसमें देखने को मिलता है। और इसी में जो है आपके जो है भैरव घोष की जगह धम्म घोष में आगे महामात्रों में पुरुष महामात्रों की नियुक्ति करी। जन कल्याण के लिए 6ठे में बात कर दिया कि अगर कोई जन कल्याण से संबंधित बात है तो राजा से डायरेक्ट मिल सकते हैं। और इसी में आपके जो थे सभी धर्मों की बात कर रखी, समान धर्म की बात इसी में 7वें में कर रखी है। 8वें में देखा जाए तो इन्होंने किसकी बात कर रखी है, आपके धम्म यात्रा की ही बात करी हुई है। अब इसके बाद जो है छोटे छोटे जो आपके त्योहार हैं इनको बैन कर दिया गया, आपका 9वें दे रखा है। धम्म का महत्व और धम्म की व्याख्या जो है इन्होंने 10वें 11वें में कर रखी है। स्त्री महामात्र जो है हमें आपके बारे में दिखेगा, अर्थात ये अपना देखा जाए अपने शासन प्रशासन में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी वही स्थान देना शुरू कर दिया था। इसीलिए हमें आपके इसमें आपके स्त्री महामात्र देखने को मिलते हैं। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन और उसका हृदय परिवर्तन, पड़ोसी राज्यों का वर्णन हमें यहाँ देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो है धार्मिक जीवन व्यतीत करने की बात इसने 14 में कर रखी है। इसी में एक पॉइंट मैंने और बताया था कि उसने यही यहाँ पर यह भी बोल रखा है कि जितने अच्छे कार्य मैंने करे मैंने सारे ऊपर
ऊपर आपके लिख दिए हैं, लेकिन अगर इसमें कोई बात नहीं लिखी गई है तो इसका जिम्मेदार जो होगा वो मैं नहीं, आपका कौन होगा, लिखने वाला होगा, वो आपके इसी में आपका कहा गया। इसके बाद हमने स्तंभ लेख पढ़े। सबसे पहले हमने रुमंदे अभिलेख पढ़ा जो सबसे छोटा है, और उसके बाद देखा जाए हमें आपके अफगानिस्तान से देखने को मिलता है, और इसमें राजनीति से हट के पहली बार जो है आपके आर्थिक क्रियाकलापों का वर्णन आपके अशोक ने यहाँ पर कर रखा है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी के अभिलेख के नाम से जाना जाता है। इसमें एक रानी जिसका कारवा के नाम है उसने भूमिदान कर रखा है, इसमें ये वर्णन हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगला देखा जाए तो दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ हो गया, और ये आपके फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली लेके आया हुआ है। टोपरा कहाँ, हरियाणा में, मेरठ आपका उत्तर प्रदेश में। इसके बाद रामपुरवा, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरेराज जो है चंपारण बिहार से हमें देखने को मिलता है। इसी के बाद हमने आपके गुहा लेखों की बात करी। इसमें आपके 7 गुहा लेख हैं। 3 जो है ऊपर के, सबसे पहले सुदामा, कर्ण और विश्व झोपड़ी हो गया। ये जो है आपके अशोक के बारे में चर्चा इसमें है, तो कहा जाता है कि अशोक द्वारा ही बनाए गए हैं। और इसके बाद लोमहर्ष हो गया, गोपिका हो गया, आपका इसी में बड़ा थीका हो गया और बहियक हो गया। ये हमें जो देखने को मिलता है इसी के पौत्र जिसका नाम दशरथ है, इसी के द्वारा ये क्या किया गया है, इसको आपका बनाया गया। अब इसके बाद अगर आगे देखें तो इसमें कुछ अभिलेख हैं जो अन्य आपके छूट रखे हैं। मैंने कहा था उसमें लास्ट में हम बात करेंगे, तो उन्हीं अभिलेखों की हम बात करते हैं। सबसे पहला इसमें देखा जाए, इसके बाद अगर देखा जाए तो हमें सबसे पहला मास्की देखने को मिलेगा। ये याद रखना, हमें इसमें कौन सा देखने को मिलेगा, आपका मास्की, जो आपके कर्नाटक के रायचूर से में मिला है। सबसे पहला कौन सा हो गया, आपका मास्की हो गया। दूसरा देखा जाए तो इसी में इसमें आपके गुर्जरा अभिलेख की बात करेंगे, और साथ ही साथ इसमें तीसरा कौन सा हो गया, आपका कंधार हो गया, कंधार अभिलेख की बात होगी। और अगर चौथा इसमें देखा जाए तो इससे हम आपके भाबरू अभिलेख के नाम से जानते हैं, तो चौथा आपका कौन सा हो जाएगा, भाबरू। अब आपको ये समझना है, सबसे पहले इनकी स्थिति पता कर लेते हैं। इनकी स्थिति अगर देखी जाए तो ये आपका देखा जाए तो कर्नाटक से मिला है, कर्नाटक से प्राप्त हुआ है, और कर्नाटक में भी आपका जो क्षेत्र है ये कौन सा, आपका रायचूर है। तो रायचूर से जो प्राप्त हो रखा है वो कौन सा हो गया, मास्की। दूसरा अगर देखा जाए तो गुर्जरा है। ये गुर्जरा जो है ये मध्य प्रदेश के हमें आपके दतिया से देखने को मिलता है, तो दतिया जिले से ये आपका प्राप्त हो रखा है। आपका दतिया जिले से हमें आपके गुर्जरा अभिलेख देखने को मिलेगा। कांधार जो है कहाँ देखने को मिलेगा, आपके अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा, ये हमें अफगानिस्तान से प्राप्त हो रखा है। और भाबरू की बात की जाए तो कई किताबों में आपके इसमें देखा जाए तो एमपी और राजस्थान के मध्य में देखा गया है, तो अगर इसे देखें तो राजस्थान के जयपुर से प्राप्त हो रखा है। दोनों लिख दीजिए, राजस्थान और एमपी में ही जो है इसकी सीमा से हमें एक अभिलेख देखने को मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपके भाबरू अभिलेख के नाम से जानते हैं। अब ये याद रखना कि अशोक का नाम अशोक जो है वो अशोक के किन अभिलेखों में देखने को मिलता है, तो शुरुआत के जो 2 अभिलेख हैं हमें इसमें इसके अभिलेख में इसका नाम देखने को मिलेगा, और नाम इसमें क्या लिख रखा है, आपका अशोक। आपको ये समझना है, सबसे पहले ये याद रखना, इसमें आपका देव नाम प्रिय अशोक राजस, ऐसे एक आपका पूरा का पूरा एक वाक्य इस तरीके से लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि आपका मास्की जो अभिलेख इसका है ये कर्नाटक के रायचूर से हमें प्राप्त हो रखा है। इसमें एक लेख लिखा हुआ है, देव नाम प्रिय अशोक राजस लिखा हुआ है। अर्थात मैंने आपसे कहा कि अशोक का नाम जो है, अशोक कहाँ पर मिलता है, आपके मास्की अभिलेख में। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, अशोक का नाम अशोक हमें मास्की आपके लेख में देखने को मिलेगा। अब इसके बाद देखा जाए तो गुर्जरा जो लेख है ये आपके कहाँ से, मध्य प्रदेश के दतिया से हमें प्राप्त हो रखा है। इसमें अगर हम लेख की बात करें तो इसमें भी अगर देखा जाए तो लिखा हुआ है आपका देव नाम प्रिय आपका प्रियदर्शी अशोक राजस ऐसा लिखा हुआ है। तो ये आपके कहाँ पर, आपके दतिया से गुर्जरा में देखने को मिलता है। तो इसमें भी जो है हमें अशोक का जो अशोक नाम है वो देखने को मिलता है। ये याद रखना, अशोक का अशोक नाम हमें आपके 2 जगहों पर देखने को मिलेगा, एक आपका मास्की, एक आपका कौन सा, गुर्जरा। तो ये याद रखना, मास्की कर्नाटक रायचूर से हमें मिलता है, उसमें आपके देवनाम प्रिय अशोक राजस लिखा हुआ है, और दूसरे में भी वही लिखा हुआ है, बस एक नाम जोड़ रखा है प्रियदर्शी। तो आपका देवनाम प्रियदर्शी अशोक राजस जो है आपके यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आपको ये भी याद रखना है कि अशोक के अगर नाम देखे जाए तो देवनाम प्रिय भी इसे कहा गया है, आपका देवनाम प्रिय प्रियदर्शी भी इसको कहा गया है, और किन किन अभिलेखों में है, गुर्जरा, और दूसरा कौन सा हो गया, आपके मास्की। ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो है
जो कांधार वाला क्षेत्र है यहाँ से हमें एक इसका अभिलेख देखने को यहाँ पर आपका मिला हुआ है। और इसकी अगर बात की जाए तो आपको ये याद रखना अफगानिस्तान से मिला है तो इसमें भी हमें जो है आपके 2 लिपियां देखने को यहाँ पर आपके मिल जाएंगी। तो ये याद रखना इसमें भी हमें कितनी लिपियां देखने को मिलती है, आपकी 2 लिपियां देखने को मिलती है। सबसे पहले आपका कौन सा हो गया, ग्रीक हो गया, और दूसरा जो हो गया कौन सा हो गया आपका अरमाइक हो गया। तो आपके एक तो हमने एरागुडी अभिलेख में देखा कि आपके ब्राह्मी के साथ साथ बास्त्रोफेदन में भी देखने को मिलता है, और ये आपका ये भी है हमें ग्रीक और अरमाइक में देखने को मिलेगा। पहले में हम क्लास स्टार्ट की थी तो उसी समय पे मैंने आपके 4 लिपियां बताई थी, अफगानिस्तान में 2 ग्रीक और आपका कौन सा अरमाइक। अब ये याद रखना इसी में आपका जो है एक आपका लुब्धक एक आपकी जाति देखने को मिलती है, लुब्धक, और एक आपका कैवर्त जाति देखने को मिलती है। आपको ये याद रखना है कि आपके इस अभिलेख में हमें 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक आपका कौन सा हो गया लुब्धक हो गया, दूसरा कौन सा हो गया कैवर्त। अब इसको इस तरीके से समझना कि अभी हमने सबसे पहला अगर देखा जाए तो अशोक के, जब मैंने आपको शिलालेख पढ़ाए थे तो यहाँ पर अशोक के जो शिलालेख हैं इसमें सबसे पहले मैंने बोला था कि पशु बलि जो हत्या है उसकी निंदा की गई है, अर्थात कोई भी पशुओं की हत्या नहीं करेगा, वो किसमें कहा गया, शिलालेख पहले में कहा गया। और अशोक ने स्वयं कह रखा है कि वो अभी अपने जो भोजन जहाँ पर बनता है वहाँ पर देखा जाए तो अभी वो आपका 1 मोर 2 हिरन आपका मारता है, आने वाले सालों में वो इसको भी आपका बंद कर देगा। तो अभी मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझना कि जो पशु बलि है, अगर पशु बलि की बात की जाए, पशु बलि निंदा जो कर रखी है उसने पहले में आपका करा हुआ है। तो अब जो एक हिसाब से देखा जाए अशोक ने सारे आदेश अपने जनता को तो ये दे रखे हैं, तो राजा ने जब ये आपके आदेश दिए तो आप ये कह सकते हो कि ये लोग आपका इनका पालन कर रहे हैं, अर्थात जो राजा चाहता था, अशोक जैसा चाहता था, लोग वैसे कर रहे हैं। तो इसका पहला वर्णन जो हमें जो देखने को मिलता है वही आपका है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आपके कांधार अभिलेख के नाम से जानते हैं। इसका मतलब इस तरीके से समझना कि राजा जो चाहता था कि लोग पशुओं की हत्या ना करें, उसका पहला प्रमाण हमें कहां से मिलता है, उसका प्रमाण हमें कहां से, कांधार अभिलेख से देखने को मिलेगा। यहां पर यह है 2 जातें मैंने आपको बताई, एक लुब्धक हो गया, एक कैवर्त हो गया। कैवर्त आपके यहां पर मछली पकड़ने वाले होते थे, इनको मछुआरे यहां पर जाना गया है, और जो शिकार करते थे उन्हीं को आपके लुब्धक के नाम से जाना जाता था। तो 2 जातें यहां पर इस समय पे थी, इन दोनों ने शिकार करना छोड़ दिया, अर्थात उसने मछली पकड़ना छोड़ दिया, उसने शिकार करना छोड़ दिया। तो ये अभिलेख हमें ये प्रमाण देता है कि अशोक जो चाहता था वो ऐसा आपका हुआ। यही आपका कौन सा हो गया, कांधार। अब ये जो थे इन दोनों ने, कहा जाता है इस अभिलेख में लिखा गया है कि लुब्धक और कैवर्त जो थे इन दोनों ने आपका शिकार करना छोड़ दिया, पशुओं की हत्या करना छोड़ दिया, अब ये अपनी माता पिता की सेवा करते हैं। इसका वर्णन हमें कहाँ देखने को मिलता है, आपके अफगानिस्तान में जो कांधार हमें अभिलेख मिला है उसमें ये सारी जानकारी हमें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला पॉइंट आपको इसमें ये याद रखना है। अब अगला देखा जाए तो एक अभिलेख और है भाब्रू अभिलेख, इसकी भी जानकारी हम ले लेते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें आपका एक शब्द, इसी में एक आपका शब्द लिखा हुआ है, देखा जाए जो इसमें लिखा हुआ है, इसमें देखा जाए तो आपका प्रियदर्शी, अगर देखा जाए इसमें जो राजा है, राजा आप अशोक राजा, इस तरीके से लिखना है इसमें आपका कि आपका प्रियदर्शी, 1 मिनट, इसमें आपका कौन सा हो जाएगा आपका, हाँ, प्रियदर्शी राजस मागधे एक शब्द आपका लिखा हुआ है, इस तरीके से समझिए। मैंने आपसे कहा कि जो भाब्रू अभिलेख है इसमें हमने देखा राजस्थान एमपी के मध्य से प्राप्त हो रखा है, उसकी सीमा से, इसमें लिखा गया है प्रियदर्शी राजस मागधे शब्द लिखा हुआ है। ये याद रखना, अर्थात जो आपका अशोक है वो आपका मगध का राजा है, उसका वर्णन देने वाला अभिलेख ही जो है हम उसे भाब्रू अभिलेख के नाम से आपका जानते हैं। तो ये आपके अशोक के कुछ अभिलेख थे जिससे हमें जानकारी देखने को मिलती है कि आपके अशोक का नाम, पहले तो अशोक का वर्णन और अशोक जो चाहता था वो आपके किस पूरा हुआ, वो किस अभिलेख में आपका लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी इसमें आपकी थी। तो ये हमने 4 अभिलेख सबसे पहले पढ़े, मास्की, गुर्जरा, आपका कंधार और आपका भाब्रू। इसके अलावा जो है 1-2 पॉइंट और याद रखना। इसके अलावा हम अन्य अभिलेखों की बात करें तो सबसे पहले ये याद रखना कि आपका पहला शासक जिसका नाम क्या था, आपका चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त मौर्य था। क्योंकि हमने इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख इसमें नहीं पढ़े थे तो यहीं पर आपके इसके अभिलेख भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये याद रखना कि आपका जो सोहगोरा है, सोहगोरा अभिलेख हमें इसी का देखने को मिलता है। और दूसरा एक और अभिलेख है जिसे आप महास्थान के नाम से बोलते हो, ये भी आपके अशोक किसका है, आपके
चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त आपके मौर्य का देखने को मिलेगा। अब ये याद रखना कि जैसे अशोक ने अपने अभिलेख लिखे थे उसी प्रकार से इस राजा ने भी अपने जो है अभिलेख लिख रखे हैं। तो दो अभिलेख इसको देखने को मिलते हैं, एक ये तो आपके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आपका प्राप्त हो रखे है, ये आपका जो है बोगरा से प्राप्त हो रखा, बोगरा यानी कि जो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है। तो ये याद रखना अफगानिस्तान के बोगरा से हमें महास्थान, और आपका जो है सहगोरा जो है कहाँ से प्राप्त होता है, आपके उत्तर प्रदेश से ये हमें आपका प्राप्त हुआ है। अब ये याद रखना इनमें जो वर्णन कर रखे हैं कि राजा ने अकाल जब इसके समय पर पड़ा था, अगर देखा जाए इसके समय पर जो अकाल पड़ा था, इस अकाल से निपटने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किन किन चीज मतलब क्या क्या चीज़ों क्या क्या व्यवस्था करी, उन सब का वर्णन जो है हमें आपके इस अभिलेख में देखने को मिलता है। ऐसा समझना कि जब आपके 312 में जब मैंने जैन धर्म पढ़ाया था उस समय भी बात करी, चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाया उस समय में बात करी कि 1312 में आपका एक भीषण अकाल पड़ जाता है जो कितने सालों का रहता है, 12 सालों का रहता है। इसी की बात तो आपका जैन धर्म का आपका विभाजन भी देखने को मिलता है 300 ईसा पूर्व में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इन 12 सालों में जो था किस प्रकार से राजा ने जो था आपका अकाल से निपटने के लिए जो जो चीज़ें करी थी, जो व्यवस्थाएं करी थी, उसी को हमें आपके सहगोरा अभिलेख में देखने को मिलता है, और साथ ही साथ जो है महास्थान अभिलेख में भी हमें ये देखने को आपका मिलेगा। अब ये याद रखना इसके बाद जो है अशोक और चंद्रगुप्त का नाम हमें एक साथ एक अभिलेख में और देखने को मिलता है। ये याद रखना एक शासक है शक वंश का जिसका नाम है रुद्रदामन। किस वंश का? शक वंश का शासक रुद्रदामन। इसका एक अभिलेख देखने को मिलता है, जो कौन सा अभिलेख? आपका जूनागढ़ अभिलेख है। याद रखना कि जो जूनागढ़ अभिलेख है ये आपका रुद्रदामन का है। इसमें देखा जाए तो हमें कुछ चीज़ों का आपका वर्णन इसमें देखने को मिलता है। सबसे पहले ये याद रखना कि जो आपका भारत में जो अभिलेखों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख, यानी कि संस्कृत का पहला अभिलेख ही आपका कौन सा है? ये संस्कृत का पहला अभिलेख आपका जूनागढ़ अभिलेख हो गया। दूसरा ये याद रखना कि जो स्वयंवर प्रथा की जानकारी अगर कोई अभिलेख देता है तो वह राजा शक वंश का राजा जूनागढ़ अभिलेख से ही आपका मिलता है। दूसरा अगर देखा जाए तो यही वो अभिलेख है जिसमें हमें आपके चंद्रगुप्त मौर्य और उसका पौत्र जो है जिसका नाम अशोक है, इसका वर्णन एक साथ देखने को मिलता है। इसी की हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ जो है इसमें जो है एक चीज और देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है? आपका सुदर्शन झील। याद रखना सुदर्शन झील जो है इसका वर्णन जो है आपके रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में हमें देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं इसको इस तरीके से समझना। सबसे पहले याद रखना सुदर्शन झील जो है यह आपके गुजरात के काठियावाड़ में है, तो इसमें आप लिख दीजिए गुजरात में यह आपका स्थित है। अब इसकी अगर बात करी जाए तो इसको बनाने वाला जो व्यक्ति था, शासक जो था, इसका नाम हमें चंद्रगुप्त देखने को मिलता है। याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ही यह आपका बनाया गया है। और साथ ही साथ देखा जाए चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे आपका बनाया, लेकिन इसका जीर्णोद्धार किसने कर रखा है? आपके राजा अशोक ने कर रहा है। और साथ ही साथ देखा जाए इसमें आपका एक शासक है जिसका नाम रुद्रदामन है, जिसका अभिलेख हम पढ़ रहे हैं। इसने अपने निजी खर्चे से आपका इसका जीर्णोद्धार अशोक के बाद भी करवाया, और एक जीर्णोद्धार बाद में इसको और करता है जिसका नाम गुप्त वंश का शासक, जिसका नाम आपका स्कंदगुप्त देखने को मिलता है। तो ये याद रखना कि सुदर्शन झील का जो है ये आपके गुजरात में स्थित है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका बनाने वाला चंद्रगुप्त और अशोक जो था इसका जीर्णोद्धार अपने निजी खर्चे से आपका रुद्रदामन ने, और स्कंदगुप्त ने क्या किया? इसका जीर्णोद्धार आपका किया गया। अब इस समय पर देखा जाए तो सौराष्ट्र क्षेत्र का, इसे सौराष्ट्र क्षेत्र बोला जाता था गुजरात को, तो जो यहाँ पर इस समय पे जो था आपका पुष्यगुप्त देखने को मिलता है। याद रखना कि इस समय पे जो अधिकारी था जब ये बन रहा था तो इस समय पर अधिकारी हमें पुष्यगुप्त देखने को मिलता है। और जो आपका अशोक, अगर अशोक देखा जाए अशोक के उसमें आपके यवन राज जो तुषाब था वो इस समय पर सौराष्ट्र का आपका गवर्नर था। अभी आगे फिर बात करेंगे। याद रखना रुद्रदामन में अगर देखा जाए तो हमें आपके सुविशाख देखने को मिलता है, इस समय पर सौराष्ट्र का गवर्नर हुआ करता था। और चक्रपालित जो था वो किसके समय पर था? आपका चक्रपालित जो था वो स्कंदगुप्त के समय में देखने को मिलता है। अर्थात इसका मतलब यह है कि जो आपके सुदर्शन झील बना रखी है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बना रखा है, लेकिन उस समय पे जो उसका अधिकारी था जो उस सौराष्ट्र क्षेत्र को देखता था वहां का अगर देखा जाए तो प्रमुख अधिकारी इसका नाम क्या था? पुष्यगुप्त। आप कह सकते हो पुष्यगुप्त के आपके उसी के अंडर में इसको क्या किया गया? बनाया गया। साथ ही साथ अगर देखा जाए अशोक के समय पे यवनराज तुषाब और सुविशाख और आपके क्या हो गए? चक्रपाली। अब हमें इसमें आपके अशोक और आपके चंद्रगुप्त की बात पढ़नी है, तो अब आप ये याद रखना कि इसी में मैंने आपसे कहा कि अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य जो था इसका वर्णन एक साथ जिसमें मिलता है वो कौन सा हो गया? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो यहाँ पर देखा जाए इसको बनाने वाला राजा चंद्रगुप्त, जीर्णोद्धार किसने कर रखा? आपका अशोक। तो ये आपका जो है अशोक और चंद्रगुप्त का एक साथ आपका वर्णन करता है
रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि आपके निम्न में से कितने शासकों का नाम जूनागढ़ अभिलेख में देखने को मिलता है, तो 4 शासक हैं, अशोक हो गया, आपका चंद्रगुप्त हो गया, रुद्रदामन हो गया और साथ ही साथ जो है स्कंदगुप्त हो गया। ये सब हमें देखने को मिलते हैं। ये हम मौर्य वंश पढ़े, ये मौर्य वंश के हो गए, ये शक वंश का हो गया, ये गुप्त वंश जो हम पढ़ेंगे तो ये गुप्त वंश का हो गया। तो इस तरीके से हमें आपके इन लोगों की जानकारी इसमें भी आपके देखने को मिलती है। ये आपका हो गया कौन सा अभिलेख हो गया, रुद्रदामन का आपका जूनागढ़ आपका अभिलेख हो गया। इसके अलावा देखते हैं अशोक जो था, अब फिर से अशोक में आते हैं। अशोक की अगर बात करें एक निर्माता के रूप में देखते हैं कि अशोक ने किन किन चीज़ों का आपका निर्माण कर रखा। तो सबसे पहले ये याद रखना, अगर हम निर्माण की बात करें, एक निर्माता के रूप में बात करें, तो इसने आपके एक नगर बसा रखा है जिसे ललित पाटन के नाम से जाना जाता है। याद रखना जो आपका ललित पाटन है, ये नगर जो है कहाँ पर है, नेपाल में है। और इसको बनाने वाला राजा कौन है, इसको बसाए किसने, आपके इसी अशोक ने ही इसको क्या कर रखा है, आपका बसा रखा है। अब साथ ही साथ अगर देखा जाए, एक तो ललित पाटन हो गया, एक और देखने को मिलता है जिसे देव पाटन के नाम से जाना जाता है। याद रखना इसमें एक चारुवती इसकी पुत्री का नाम मिलता है। अभी हम इसमें बात करेंगे कि जब आपके जब यात्राएं हो रही थी, जब अगर देखा जाए ये बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे, तो यहाँ पर अशोक और चारुमती जो थे आपके नेपाल गए थे प्रचार के लिए। तो उसी में अगर देखा जाए तो उसकी पुत्री चारुमती है, तो उसका जो पति था जिसका नाम आपका देवपाल था, उस देवपाल के नाम से वो एक नेपाल में नगर का निर्माण करती है जिसे आप देवपाटन के नाम से जानते हो। और साथ ही साथ जो है ये सभी को पता है कि जो कश्मीर है, यहाँ पर कल्हण की राजतंगड़ी में ये देखने को मिलता है कि इसने जो है वहाँ पर आपके श्रीनगर की आपकी स्थापना कर रखी है, जो किस नदी के तट पर है, आपके झेलम नदी के तट पर है। तो आपको ये याद रखना, एक निर्माता के रूप में इसमें 3 कार्य जरूर याद रखना। सबसे पहला आपका कौन सा हो गया, ललित पाटन हो गया, देव पाटन हो गया, और आपका कौन सा हो गया, कश्मीर। कश्मीर में श्रीनगर और ललित पाटन की स्थापना इसी ने कर रखी नगर की, और इसकी पुत्री ने आपके अपने पति के नाम पे, देवपाल के नाम पे देव पाटन जो है वो नगर की स्थापना आपने इसने कर रखी है। अब इसी में जानते हैं कि जो आपका बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ कहाँ भेजा। आपको याद होगा जब हम बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे, जो पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी वो आपके अशोक के समय में हुई थी। यानी कि अशोक उस समय पर शासक था, अशोक के शासन काल में ही बौद्ध की तीसरी संगति आपकी बुलाई गई। अगर इसमें देखा जाए इस संगति के बाद क्या किया गया, सबको आपके बौद्ध धर्म के लिए अलग अलग जगहों पर आपका भेजा गया। तो याद होना चाहिए आपको ये चीजें कि जो संघमित्रा है, इस संघमित्रा ये आपके जो महादेवी है उसके आपके पुत्री और पुत्र हैं। एक का नाम क्या हो गया आपका महेंद्र। इन दोनों को जो था ये कहाँ भेजता है, आपके श्रीलंका में। याद रखना ये आपका श्रीलंका में भेजते हैं। जैसे अभी हमने आगे बात कर रखी थी कि आपके संघमित्रा और आपका महेंद्र जो था ये बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ जाते हैं, आपके श्रीलंका। और याद रखना जब ये श्रीलंका की तरफ जा रहे थे तो ये आपके पश्चिम बंगाल में ही आपका जो है ताम्रलिप्ति बंदरगाह है। तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक जो छोड़ने गया था वो आपका कौन गया था, इन्हें आपका अशोक गया था। और ये श्रीलंका का जो राजा था जिसका नाम हमें आपका तिष्य देखने को मिलता है, तो ये किसके दरबार में गए, आपके तिष्य के दरबार में आपके गए हुए हैं। इसी में एक नाम और याद रखना, इसी में आपके अरिठ के नाम से एक नाम मिलता है, अरिठ एक नाम मिलता है। ये किसका पौत्र है आपका, ये आपके तिष्य का पौत्र है। अब इसे इस तरीके से समझना, मैंने आपसे कहा कि जो आपका तीसरी बौद्ध संगति होती है, इसके बाद जो था अशोक विभिन्न स्थानों पर लोगों को भेजता है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अब यहाँ पर देखा जाए तो उसने क्या किया, पहला जो था उसने श्रीलंका भेजा। और श्रीलंका किसको भेजा, महादेवी की पुत्री और पुत्र, यानी कि अपने ही पुत्र और पुत्र। एक महादेवी उसकी पत्नी का नाम है किसके, आपके अशोक की। तो महेंद्र और संघमित्रा को भेजा, कहाँ भेजा, श्रीलंका। और श्रीलंका जब वो जा रहे थे तो पश्चिम बंगाल के ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक जो था अशोक इनको आपको छोड़ने गया। और एक चीज याद रखना, इसी में जो आपका बोधि वृक्ष हुआ करता था, इसकी एक टहनी लेकर ही ये लोग क्या थे, आपके यहाँ से आपके गए थे। और जब ताम्रलिप्ति बंदरगाह के बाद श्रीलंका पहुंचते हैं तो किस राजा के पास पहुंचते हैं, तिष्य के उसमें पहुंचते हैं। अभी हमने इसमें बोला था कि जो आपका देवनाम आपका प्रियदर्शी है, ये आपका प्रीशेप जो है क्या करता है, श्रीलंका के राजा का नाम इसमें देखता है, टर्नल बाद में बोलता है कि ये आपका अशोकी है। तो इसी तिष्य राजा के यहाँ पर गए थे, उसी का एक भतीजा था जिसका नाम आपका अरिठ था। वो क्या करता है, अपने वहां से अशोक के दरबार में जो था अपने भतीजे को भेजता। तो अरिठ का नाम याद रखना, जो आपके अशोक के शासनकाल में अशोक के दरबार में आ रखा है। यानी कि इसने किसको भेजा, संघमित्रा को
भेजा, महेंद्र को भेजा, और आपके तीस ने किसको भेजा, आपके अरिष्टो को यहाँ पर आपका भेज रखे। अब दूसरा ये याद रखना कि जो आपका नेपाल, ये तो श्रीलंका के, नेपाल की अगर बात की जाए तो नेपाल में राजा अशोक आपका एक तो स्वयं गया हुआ है, एक तो आपका अशोक गया, और साथ ही साथ अभी मैंने बोला कि जो चारुमती इसकी पुत्री थी जिसने देवपाटन नगर की स्थापना कर रखी है, वो भी इसके साथ में जाती है। अर्थात अशोक जो है नेपाल जाएगा, किसके साथ, आपके चारुमती इनके साथ। अब ये याद रखना, इसी में अगर देखा जाए तो आपके बनवासी एक क्षेत्र है, ये याद रखना, इसमें आपका बनवासी क्षेत्र है। बनवासी में किसको भेजता है, ये आपके रक्षित को भेजता है। और इसमें दूसरा अगर पॉइंट देखा जाए, जो यवन देश है, इन यवन देशों में जो है ये किसको भेजता है, आपके महारक्षित को भेजेगा। और साथ ही साथ महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, इस महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में ये जिसे भेजता है उसका नाम क्या है, आपका महाधर्म रक्षित है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो ये प्रचार के लिए भेज रखा है। ऐसे आपका अगर आप स्वर्ण भूमि की बात करें तो स्वर्ण भूमि क्षेत्र में जो इसने भेजा था, ये आपके किसको, शोन, और किसको भेजा था, आपके उत्तरा को भेजा था। कहने का मतलब ये है, जब तीसरी बौद्ध संगति होती है तो तीसरी बौद्ध संगति के बाद अशोक क्या करता है, विभिन्न स्थानों पर इन लोगों को आपको भेजता है। श्रीलंका किसको भेजा, संघमित्रा को भेजा, महेंद्र को भेजा, और आपके नेपाल में किसको भेज रखा, आपके अशोक स्वयं गया और चारुमती को भेजा। और बनवासी में आपका देखा जाए तो रक्षित, उसके बाद आपका महारक्षित यवन, और उसके बाद महाधर्म रक्षित जो है कौन सा हो गया, आपका महाराष्ट्र। इन तीनों को एक ही साथ याद रखना। जैसे आपका ये रक्षित हो गया, उसके बाद फिर महारक्षित हो गया, उसके बाद महाधर्म रक्षित हो गया। तो ये तीन आप इस तरीके से याद रख सकते हो। और स्वर्ण भूमि में शोन और आपके कौन गए हैं, आपके उत्तरा गई है। अब इसके बाद अशोक की, इसमें धम्म की बात भी कर लेते हैं, आखिरी में है ये आपका। अगर बात करें तो अशोक की, अगर हम धम्म की बात करें, अशोक का धम्म किसे कहा गया, अगर ऐसा देखा जाए, अगर इसका अर्थ का आप समझना चाहते हो, अशोक ने जो आपकी अपनी जनता थी, जनता के उत्थान, जनता के नैतिक उत्थान के लिए जो भी आपकी संहिता बनाई, जो भी आपकी संहिता को आपके नियम बोला जाता है, नियम बनाए, तो इसी को क्या कहा गया, अशोक का धम्म कहा गया। मैंने आपसे कहा अशोक का धम्म किसे कहते हैं, तो अशोक का जो धम्म है, उसने अपनी जनता के नैतिक उत्थान के लिए जो कार्य किए और उसको एक नियम उसने बना दिया। अर्थात उस नैतिक कार्य के लिए कुछ इसने क्या किया, आपके नियम बना दिए। इन्हीं नियमों को जो है अशोक का क्या कहा जाता है, आपका धम्म कहा जाता है। अब ये भी याद रखना, अशोक का जो धम्म है आपके राहुलोवाद से लिया गया है। ये समझना कि इसी में एक आपका बौद्ध ग्रंथ है, पहले ऐसा समझना, बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या देखने को मिलता है, आपका दिक् निकाय देखने को मिलता है। यानी कि बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम आपका दिक् निकाय है, उस दिक् निकाय के अंतर्गत अगर देखा जाए तो आपको एक इसी का पार्ट देखने को मिलता है जिसका नाम आपका राहुलोवाद है। तो इसी राहुलोवाद से ही आपका जो है अशोक के धम्म को लिया गया। तो सबसे पहले ये याद रखना, अशोक का धम्म किसे कहते हैं, जनता के नैतिक उत्थान के लिए उसने जो नियम बनाए, जो संहिता बनाई, उसे आपका क्या कहा गया, अशोक का धम्म कहा गया। और अशोक ने अपना यह धम्म जहां से ले रखा है वो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम आपका दिक् निकाय है। उसके अंदर भी उसका पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, राहुलोवाद के नाम से जानते हैं। तो राहुलोवाद से आपका ये क्या किया गया, आपका लिया गया। और अभी हमने इससे पहले बात भी कर रखी थी, अपने शासनकाल के 13 वर्ष में इसने आपके रज्जुग और रज्जुग हो गया, इसको ऐसा समझते हैं। इसने क्या किया, अपने शासनकाल के 13 वर्ष में किसकी नियुक्ति कर रखी है, रज्जुग की कर रखी है, प्रादेशिक कर रखा है, युक्तक कर रखा है, इन अधिकारियों की नियुक्ति कर रखी है। अब एक बात इसमें ये समझना कि जो आपका अशोक है, अशोक ने अपना एक अभिलेख लिखा, एक अभिलेख और है इसका जिसे हम कलिंग अभिलेख के नाम से जानते हैं। ये कलिंग नरेश खारवेल के अभिलेख की बात नहीं कर रहे हैं, हम कलिंग अभिलेख की बात कर रहे हैं, जो किसका है, आपका अशोक का है। अशोक जो है, इसमें जैसे एक माँ अपने बच्चे की फिक्र करती है, उसी प्रकार से अशोक यहाँ पर आपका जो माँ का दर्जा देता है वो किसको देता है, रज्जुग को देता है। अर्थात यहाँ पर जो जनता है उस जनता के लिए अगर देखा जाए तो अच्छा सोचने वाला कौन है, आपका रज्जुग एक अधिकारी है। अशोक इसमें लिखता है कि अगर जनता अच्छे कार्य करेगी तो आपका रज्जुग जो है अर्थात जो मंत्री है वो उसे पुरस्कार देगा, और अगर जनता अगर कोई गलत कार्य करती है तो उसके लिए दंड भी दिया जाएगा, सजा भी दी जाएगी। वही आपके कलिंग अभिलेख में लिखा गया है, और वो आपका अपने शासनकाल के 13वें वर्ष में ये सारी चीजें देखने को हमें इसमें मिलती है। तो ये याद रखना, एक तो ये। अब ये याद रखना कि इसने अपने सारे अभिलेख जो है एक जगह आपका उत्तर प्रदेश में चुनार पड़ता है, यहीं से आपके पत्थर लाए गए हैं, इन्हीं पत्थरों में आपका ये लिखा गया है। और एक पॉइंट और याद रखना कि आपके जियो और जियो दो का नारा, जियो और जीने दो का नारा, जियो और जीने दो
का जो नारा है, जीने दो का जो नारा है वो किसका है? आपका अशोक का है। तो अशोक का ही आपका जियो और जीने दो का नारा हमें देखने को मिलता है। अब इसके बाद लास्ट में 2 पॉइंट और इसमें बचते हैं। सबसे पहला देखा जाए तो आपके अशोक हैं, अशोक की पत्नियों का जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले ये याद रखना, इसका नाम आपका असंगमित्रा देखने को मिलता है। असंगमित्रा जो इसकी आपकी क्या थी? आपकी पटरानी थी। इसके पटरानी का नाम क्या हो गया? असंगमित्रा। और दूसरा अगर देखा जाए तो इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम क्या देखने को मिलता है? महादेवी देखने को मिलता है। इसी के पुत्र आपके महेंद्र और इसी की पुत्री आपकी क्या थी? आपकी संगमित्रा थी, जो आपके अशोक के समय पे कहाँ जाते हैं? आपके श्रीलंका में आपके प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं। इसी में देखा जाए तो हमें एक आपके तिष्य रक्षिता देखने को मिलता है। याद रखना, जो तिष्य रक्षिता है यही वो है जिसने बोधि वृक्ष को आपका नुकसान पहुंचाया है। पहला ये हो गया। और दूसरा अशोक का जो पुत्र जिसका कुणाल नाम मिलता है, इसको अंधा भी जिसने कर रखा है उसका नाम आपका तिष्य रखता है। याद रखना, बोधि वृक्ष को यहाँ पर देखा जाए नुकसान पहुंचाने में आपके तिष्य रक्षिता को भी बोलता है कि इसने नुकसान पहुंचाया। साथ ही साथ शशांक ने तो उसे काट दिया। आगे चलकर हम जब ग्रह वर्मन पढ़ेंगे उस समय पर हम इसे बताएंगे। अभी याद रखना कि जो तिष्य रक्षिता है, इस तिष्य रक्षिता के समय पर अगर देखा जाए तो इसने क्या था? बौद्ध जो वृक्ष था इसको सबसे पहले तो आपका क्या कर रखा? नुकसान पहुंचाया। और साथ ही साथ जो है कुणाल को क्या कर दिया? अंधा। अब इसके बाद चौथी पत्नी है, इसका नाम आपके पद्मावती के नाम से देखने को मिलेगा। और ये जो है आपकी किसकी माता है? कुणाल की माता है। तो याद रखना, कुणाल की माता आपकी कौन सी होगी? पद्मावती। और इसी में एक पत्नी और है जिसका नाम आपका कारुवाकी देखने को मिलता है। और अगर देखा जाए जो कारुवाकी है इसी के पुत्र का नाम क्या है? आपका तीवर देखने को मिलेगा। ये हम इससे पहले भी आपका बात कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर इसी का रानी का अभिलेख जो है कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है, उसमें हमें इसकी जानकारी देखने को यहाँ पर आपकी मिलेगी। अब इसमें अगला अगर पार्ट देखा जाए, इसमें लास्ट देखा जाए तो अब जो है अशोक के बाद इसके उत्तराधिकारी की बात कर लेते हैं। अशोक के जो उत्तराधिकारी थे वो आपके कौन कौन से हुए? सबसे पहला अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए जो इसके बाद 232 ईसा पूर्व में जो राजा बना, इसका नाम क्या था? आपका कुणाल। तो कुणाल जो था आपका अंधा था। अंधा किसने किया था? तिष्य रक्षिता भी हमने इसमें बात करी। तो इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर शासक ये बनता है, लेकिन यहाँ पर आपका 2 चीज़ें याद रखना। कलहण है, कलहण की किताब है जिसे आप किस नाम से जानते हो? राज तरंगणी के नाम से जानते हो। तो उसकी किताब जिसका नाम हमें राज तरंगणी देखने को मिलता है, उसमें जो है लिखा गया है कि अशोक ने जो था आपका, जैसे कुणाल को अपनी सत्ता दे रखी है, वैसे आपका जालोग जो है, जालोग इसका पुत्र है अशोक का, इसको आपका श्रीनगर का राजा बना रखा। तो ये याद रखना, यहाँ अशोक के बाद मगध का उत्तराधिकारी कौन बनता है? कुणाल बनता है। लेकिन ये याद रखना, राज तरंगणी के अनुसार जो जालौक है वो क्या करता है? कहाँ का आपका राजा बनता है? आपके कश्मीर का शासक आपका ये बनता है, क्योंकि झेलम नदी के किनारे श्रीनगर है, इसकी स्थापना अशोक ने कर रखी थी। तो यहाँ का राजा राज तरंगणी के अनुसार किसको बनाया? आपके जालौक को। अब इसी में देखा जाए एक आपका इतिहासकार है, इसका नाम आपका स्मिथ देखने को मिलता है। स्मिथ ये बोलता है कि जब आपका कुणाल था, कुणाल की जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद जो था पतन हो गया। किसका? आपके मौर्य वंश का हमें आपका पतन देखने को यहाँ पे मिलता है। अब इसके बाद जो था, जो शासन था वो 2 भागों में बढ़ जाता है। एक आपके पूर्वी, मगध के 2 भाग कर दिए, पूर्वी भाग, एक आपका पश्चिमी भाग देखने को मिलता है। इसी में जो पूर्वी भाग है, यहाँ पर हमें जो शासक देखने को मिलता है ये आपके कौन हो गए? दशरथ हो गए, जिसने बराबर की गुफाओं में आपके 4 आपके गुफाएं यहाँ पर बना रखी है बराबर पहाड़ियों में। और इसी में देखा जाए पश्चिम में जो है हमें संप्रीति देखने को मिलता है। तो ये याद रखना कि आपके कुणाल के बाद आपका जो था इनके वंश का पतन हो गया, मौर्य वंश का पतन हो गया, जिसमें अगर देखा जाए मगध में 2 शासन कर रहे हैं। एक तरफ तो दशरथ कर रहा है, दूसरी तरफ कौन कर रहा है? आपके संप्रीति कर रहा है। और यहीं पर इनका जो लास्ट शासक होता है इसका नाम बृहद्रथ देखने को मिलता है। परसों ही आपके जो एग्जाम हुआ था, इसी एग्जाम में पूछा गया था कि आपके जो मौर्य वंश है, इस मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन है? ये कौन हो गया? आपका बृहद्रथ हो गया। तो ये याद रखना। इसी में इसका एक मंत्री हमें देखने को मिलता है जिसका नाम आपका हमें पुष्यमित्र देखने को मिलता है। ये यहाँ पर क्या करता है? पुष्यमित्र जो है ये यहाँ पर इसकी क्या कर देता है? आपकी हत्या कर देता है। और इसके बाद ये आपका पुष्यमित्र क्या करता है? शुंग वंश की क्या करेगा? आपकी स्थापना करेगा। तो ये याद रखना। इसके बाद जो है आपका बृहद्रथ जो है इसका आपका आखिरी शासक है। तो ये आपका हमने आज जो पढ़ा आपका अशोक के बारे में देखा, अशोक के अभिलेख देखे, और साथ ही साथ देखा जाए तो अन्य जो चीज़ें छूट रखी थी वो सब हमने इसमें कवर कर लिया है। अब इसमें जो बचता है मौर्य जो है, इनका प्रशासन से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगली क्लास जो हमारी होगी हम इसमें किसकी बात करेंगे? मौर्य साम्राज्य, यानी कि जो मौर्य है इसके प्रशासन की बात करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये सारी की सारी चीज़ों को क्या करना है? पढ़ना है। तो हमने सबसे पहले जो है कौन सा
इसमें हमने मगध के में आपका अशोक है उसके शासनकाल को 3 भागों में यहाँ पर बांट लिया। उसके बाद देखा जाए तो सबसे पहले किसने खोजा, किस भाषा में है, ये सब हमने जाना। इसके बाद देखा जाए अभिलेख इसके कितने हो गए आपके, हमें आपके 3 प्रकार से देखने को मिलते हैं। और ये आपका देखा जाए तो आपके शिलालेख हो गए जो आपके 8 स्थानों से कितने प्राप्त होते हैं, आपके 14 होते हैं। तो इस तरीके से आप ये सारे के सारा क्वेश्चन जो है आराम से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इसमें आपके जो मौर्य साम्राज्य है, इस मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की बात करेंगे। धन्यवाद।